इमेजिन कीजिए एक ऐसे एलियन जीव की जो अपना खाना हमारी तरह नहीं खाता। मतलब वो सीधा मुंह से निगलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो जीव क्या करता है, अपने भोजन पर बाहर से ही एक एसिड जैसा पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस उल्टी करके डालता अरे बाप रे, सुनने में तो ये किसी हॉरर या साइंस फिक्शन फिल्म का मॉन्स्टर लग रहा है ना। और फिर वो उस ठोस खाने के पिघल कर सूप बनने का इंतजार करता है और बस उस तरल सूप को मजे से पी लेता है। है। यक, ये तो बहुत ही अजीब तरीका है खाना खाने का। अजीब तो है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये कोई एलियन नहीं है। बहुत मुमकिन है कि ये जीव अभी इसी वक्त किसी किचन में रखी बासी ब्रेड पर पनप रहा हो। ओ, मैं समझ गया। आप फंगस या ब्रेड मोल्ड की बात कर रही हैं। एकदम सही पकड़ा। SRKG ट्यूटोरियल आपका स्वागत है। आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हम छठी कक्षा के बहुत ही दिलचस्प विषय पौधों और जानवरों यानी प्लांट्स और एनिमल्स के विज्ञान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम उस शानदार इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे जो हमारे आसपास मौजूद हर पेड़ और जानवर को जिंदा रखे हुए। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है ये समझना कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, जानवरों के शरीर का डिजाइन ऐसा क्यों है, और सबसे अहम बात, प्रकृति ने इन दोनों को एक दूसरे से इस तरह क्यों जोड़ा है कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चल सकता। और शुरुआत करने के लिए आपका वो एलियन जीव वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट था, क्योंकि जब हम पोषण या न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी पर ऊर्जा हासिल करने के बहुत ही अनोखे तरीके मौजूद हैं। सही कहा। ऊर्जा के बिना तो कोई भी मशीन नहीं चल सकती, चाहे वो कार का इंजन हो या हमारे शरीर की कोशिकाएं। हाँ, लेकिन हर जीव अपना ईंधन एक ही तरीके से हासिल नहीं करता। अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो जीव विज्ञान में मुख्य रूप से दो ही तरह के प्राणी हैं। एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे वो जो बने बनाए खाने की तलाश में रहते हैं, राइट? बिल्कुल, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटो का मतलब है स्वयं और ट्रॉफ का मतलब है पोषण। हाँ, तो सारे हरे पौधे इसी कैटेगरी में आते हैं। हमने बचपन से सुना है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? ऐसा तो है नहीं कि पौधे के तने में कोई छोटी सी गैस ट्रॉफ जल रही है। सच में? तो फिर वो ऊर्जा लाते कहाँ से हैं? असल में पौधों के पास एक बहुत ही एडवांस्ड सोलर पैनल सिस्टम होता है। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक हरा पिगमेंट होता है। अच्छा, जो पत्तियों को हरा रंग देता है। वही। जब सूरज की रोशनी उस क्लोरोफिल पर पड़ती है ना, तो ये पिगमेंट उस लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। ओहो, मतलब असली सोलर पैनल। हाँ, फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेकर पौधा इस सोलर एनर्जी की मदद से उन्हें मिलाता है और ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज पौधे का असली भोजन है। वाह, ये पूरी प्रक्रिया तो किसी बड़ी केमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। पौधे उन आत्मनिर्भर शेफ की तरह हैं जो अपनी ही रसोई में सूरज की रोशनी को सोखकर अपना पूरा मेन्यू खुद तैयार कर लेते हैं। ये शेफ वाली उपमा बहुत बढ़िया है, लेकिन दुनिया में हर कोई इतना आत्मनिर्भर नहीं होता। हाँ, हम इंसान तो बिल्कुल नहीं। यहीं से आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। बिल्कुल, ये वो जीव हैं जो खाने के लिए पूरी तरह से इन शेफ्स या किसी और जीव पर निर्भर हैं। सारे जानवर और इंसान इसी हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी तो अलग अलग डाइट होती है ना, जैसे शाकाहारी जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो पौधे और जानवर दोनों खा लेते हैं। सही कहा, लेकिन इस हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी के अंदर भी कुछ बहुत ही अजीब सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे होलोजोइक पोषण। होलोजोइक? इसका क्या मतलब हुआ? इंसान, कुत्ते और यहाँ तक कि एक सिंगल सेल वाला अमीबा भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि पहले खाने को शरीर के अंदर निगलना, फिर अंदर मौजूद रसों से उसे पचाना और अंत में बेकार हिस्से को बाहर निकाल देना। तो ये तो हमारा नॉर्मल तरीका हो गया, और यहीं पर वो एलियन वाले जीव की एंट्री होती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, है ना? एकदम सही। ऐसे जीवों का पोषण सैप्रोट्रॉफिक कहलाता है। फंगी और कई तरह के बैक्टीरिया इसी तरह काम करते हैं। ये मरे हुए और सड़ते हुए जीवों या पौधा पर पनपते हैं। मतलब ये अपना खाना शरीर के अंदर नहीं बचाते? नहीं, ये अपने पाचक रस को उस सड़ती हुई चीज पर बाहर ही छोड़ देते हैं। वो पाचक रस उस ठोस खाने को तोड़कर एक तरल रूप में बदल देता है। और फिर फंगी उस घुले हुए न्यूट्रिएंट्स को स्पंज की तरह सोख लेते हैं। बिल्कुल, इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डायलेशन कहते हैं। वैसे प्रकृति में इनका रोल बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया के नेचुरल रिसाइकलिंग एजेंट हैं।
अगर ये सैप्रोट्रॉफ्स ना हो तो पूरी दुनिया मरे हुए पेड़ों और जानवरों के ढेर से भर जाएगी। एकदम सही बात है। लेकिन पोषण का एक और तरीका है जो थोड़ा डरावना सा लगता है, परजीवी या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उफ, पैरासाइट्स। जानवरों में तो हम जूं और पेट के कीड़ों के बारे में जानते हैं, जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर बिना मेहनत के खून चूसते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि पौधों में भी ऐसे परजीवी होते हैं। वेट, सच में पौधे भी पैरासाइट हो सकते हैं? हाँ ना, अमरबेल, जिसे कसकूटा कहते हैं, इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, ये एक ऐसा पौधा है जिसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, यानी हरा रंग नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो फिर वो जिंदा कैसे रहता है? ये ना देखने में पीले रंग के धागों या नूडल्स के जाल जैसा लगता है, और ये किसी दूसरे हरे और स्वस्थ पौधे के ऊपर लिपट जाता है। अच्छा, और जिस पौधे पर ये लिपटता है उसे होस्ट कहते हैं। बिल्कुल, कसकुटा अपने खास तरह के तनों को उस होस्ट पौधे के तने के अंदर चुभा देता है और उसका सारा बना बनाया खाना और पानी चूसने लगता है। ओ माय गॉड, अगर हम अपनी शेफ वाली उपमा पर वापस लौटें तो हरे पौधे वो मेहनती शेफ हैं जो खाना पका रहे हैं। हाँ, और अमरबेल उस बिन बुलाए रूममेट की तरह है जो न तो कभी राशन लाता है न खाना बनाता है, बस आपका सारा खाना चुरा कर खा जाता है। रूममेट वाली ये उपमा एकदम फिट बैठती है और ऊपर से वो होस्ट को कमजोर करके नुकसान भी पहुंचाता है। सच में बहुत बुरा रूममेट है। अब जब हम पौधों के डिजाइन और तनों की इतनी बात कर रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि हर पौधे का शरीर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, अगर हम किसी बगीचे में जाएं तो हमें हर पौधे का ढांचा और तना अलग दिखाई देता है। हाँ, आकार और तने के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांटा जाता है। हर्ब्स तो वो सबसे छोटे और कोमल हरे तने वाले पौधे होते हैं, जैसे पुदीना या धनिया। सही। और श्रब्स उनसे थोड़े बड़े होते हैं। इनका तना लकड़ी का होता है, लेकिन ये झाड़ी की तरह दिखते हैं, जैसे गुलाब का पौधा। और ट्रीज यानी पेड़, जो बहुत ऊंचे होते हैं और जिनका तना एक बहुत मोटे और सख्त लकड़ी के ट्रंक में बदल जाता है, जैसे आम का पेड़। लेकिन इन तीनों के अलावा दो और खास कैटेगरी हैं जो हमें पौधों की स्मार्टनेस के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वो हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। हाँ, इन दोनों के तने इतने कमजोर होते हैं कि ये सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। मटर या मनी प्लांट क्लाइंबर्स हैं जो सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन क्रीपर्स की कहानी सबसे मजेदार है। इनमें कद्दू और तरबूज जैसे पौधे आते हैं जो जमीन पर ही रेंगते हैं। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि प्रकृति ने इन्हें इतना कमजोर तना क्यों दिया है। अगर क्रीपर्स का तना इतना कमजोर होता है कि वे खड़े नहीं हो सकते, तो वे कद्दू या तरबूज जैसे भारी फलों का वजन कैसे संभालते हैं? यही तो ट्रिक है। अगर तरबूज का पौधा एक ऊंचे पेड़ जैसा होता तो उसका भारी वजन टहनी को तोड़ देता, या फिर फल ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो जाता। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्रीपर्स ने एवोल्यूशन के दौरान एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई। पेड़ अपनी बहुत सारी ऊर्जा एक मोटा तना बनाने में खर्च करते हैं, लेकिन क्रीपर्स ने फैसला किया कि वे ऊर्जा को तने में बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो उस ऊर्जा को एक बहुत बड़ा रसीला फल बनाने में लगाते हैं। जमीन पर फैले रहने से उस भारी फल को धरती का एक सुरक्षित सपोर्ट मिल जाता है। वाओ, ऊर्जा बचाओ और फल बड़ा बनाओ, ये तो कमाल का बायोलॉजिकल डिजाइन है ना? अब अगर हम किसी पौधे की शरीर रचना को थोड़ा और करीब से देखें तो उसकी पत्तियां सबसे अहम हिस्सा होती हैं। हाँ, एक पत्ती के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, लैमिना, पेटियोल और मिडरिब। लैमिना पत्ती का वो चौड़ा और हरा हिस्सा है जो हमें दिखता है। और लैमिना का चौड़ा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा, सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए उतना ही बड़ा सरफेस एरिया मिलेगा। मेक सेंस। और पेटियोल वो डंठल है जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। मिडरिब पत्ती के बीचों बीच चलने वाली मुख्य नस है जिससे कई छोटी नसें निकलती हैं। बिल्कुल। और पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छेदों से पत्ती हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। ये तो बात हुई पत्तियों की जहां खाना बनता है, लेकिन पौधों को पानी कैसे मिलता है? जड़ें तो जमीन के नीचे होती हैं और पत्तियां हवा में ऊपर। यहाँ तना एक बहुत ही दिलचस्प ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तने के अंदर बहुत ही बारीक नलियों का एक पूरा नेटवर्क होता है। पानी इतने ऊपर चढ़ता कैसे है?
ग्रेविटी के खिलाफ? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। होता यह है कि पत्तियों के स्टोमेटा से थोड़ा थोड़ा पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। अच्छा, इवेपोरेशन की तरह। हाँ, और जैसे ही पत्ती से एक पानी का कण उड़ता है, वो अपने पीछे एक वैक्यूम या खाली जगह बना देता है। ये वैक्यूम नीचे वाले पानी के कण को ऊपर खींचता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण। जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी की एक अटूट चेन बन जाती है। इस ट्रांसपोर्ट को देखने का एक बहुत ही आसान प्रयोग भी तो है। अगर एक सफेद फूल वाले पौधे के तने को काटकर नीली स्याही वाले पानी में रखा जाए तो क्या होगा? तो कुछ ही घंटों में वो नलियां उस नीले पानी को ऊपर खींच लेंगी और फूल की पंखुड़ियां नीली हो जाएंगी। ये सच में जादू जैसा लगता है। अब पानी सोखले की बात आई है तो जड़ों को कैसे भूल सकते हैं? जड़ें पौधे को जमीन में एंकर करके रखती हैं। हाँ, लेकिन जड़ें भी एक तरह की नहीं होती। मुख्य रूप से ये दो तरह की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट। और इन जड़ों का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि वो पौधा किस बीज से पैदा हुआ है, राइट? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें बीजों के कोटिलेडॉन को समझना होगा। कुछ बीजों के दो हिस्से होते हैं जिन्हें डाइकॉट कहते हैं, जैसे चना या राजमा। हाँ, राजमा को बीज से खोलो तो दो हिस्से हो जाते हैं। सही कहा। इन बीजों के पास काफी सारा स्टोर किया हुआ खाना होता है, इसलिए जब ये उगते हैं तो ये अपनी सारी ताकत एक मुख्य और मोटी जड़ को गहराई तक भेजने में लगाते हैं। इसी को टैप रूट कहते हैं, जैसे गाजर और मूली में होता है। हाँ, आम और गुलाब भी डाइकॉट हैं और इनमें टैप रूट होती है। और दूसरी तरफ होते हैं मोनोकॉट बीज, जिनमें सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, जैसे मक्का या घास। इनके पास ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती, इसलिए गहराई में एक बड़ी जड़ भेजने के बजाय ये तने के आधार से बहुत सारी पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा चारों तरफ फैला देते हैं, ताकि सतह से जल्दी से पानी सोख सकें। इसे ही फाइब्रस रूट कहते हैं। यहाँ प्रकृति का एक सीक्रेट कोड भी काम करता है। बिना किसी पौधे को उखाड़े सिर्फ उसकी पत्तियों को देखकर ये बताया जा सकता है कि जमीन के नीचे उसकी जड़ कैसी होगी। वेट, सच में? पत्तियों से जड़ का पता चल जाता है? हाँ, जिन डाइकॉट पौधों में टैप रूट होती है उनकी पत्तियों में नसों का एक कॉम्प्लेक्स जाल बिछा होता है। अच्छा, जिसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। वाओ, ये तो शरीर रचना का एक यूनिवर्सल नियम बन गया। चलिए, अब पौधों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पौधे तो अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, उन्हें अपने खाने की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इस घूमने फिरने की वजह से उन्हें खतरनाक शिकारियों, कड़ाके की ठंड और गर्मी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने उनके शरीर के आवरण और आदतों में भारी बदलाव किए हैं, जिसे अडैप्टेशन कहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जानवर का आवास कैसा है। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवरों, जैसे भालू या भेड़ के शरीर पर घने बालों की परत होती है, जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। और पानी में रहने वाली मछलियों और जमीन पर रेंगने वाले सांपों के शरीर पर शल्क या स्केल्स होते हैं। मछलियों में तो ये शल्क पानी के प्रतिरोध को कम करके तैरने में मदद करते हैं ना? हाँ, और शरीर के अंदर पानी को जाने से भी रोकते हैं। और कछुए का खोल तो एक मजबूत ढाल है ही। जब भी खतरा होता है वो एक पत्थर जैसा बन जाता है। लेकिन सबसे शानदार अडैप्टेशन हमें रेगिस्तान जैसे एक्सट्रीम मौसम वाले इलाकों में देखने को मिलता है। रेगिस्तान का नाम आते ही सबसे पहले ऊंट याद आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी स्टोर करता है। हाँ, बचपन में मैं भी यही सोचती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऊंट का कुबड़ असल में वसा यानी चर्बी का एक बड़ा भंडार है। अच्छा, तो पानी का क्या? जब रेगिस्तान में ऊंट को कई दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता तो उसका शरीर इसी फैट को तोड़कर ऊर्जा और पानी बनाता है। इसके अलावा उसके गद्देदार पैर उसे रेत में धंसने से बचाते हैं। और उसकी लंबी पलकें रेत को आंखों में जाने से रोकती हैं। उसी रेगिस्तान में एक छोटा सा जीव भी रहता है, फेनेक लोमड़ी। ओह हाँ, फेनेक फॉक्स। उसके कान उसके सिर के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। पहली नजर में लगता है कि शायद ये सिर्फ अच्छी तरह सुनने के लिए है, लेकिन इन बड़े कानों का मुख्य काम शरीर को ठंडा रखना है ना? एकदम सही। कानों की त्वचा के बहुत करीब रक्तवाहिकाएं होती हैं। जब रेगिस्तान की हवा इन बड़े कानों से टकराती है तो खून की गर्मी हवा में उड़ जाती है और लोमड़ी ठंडी हो जाती है। क्या बात है। अब
चूंकि जानवर इतना ज्यादा चलते फिरते हैं तो उन्हें पौधों के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और इस ऊर्जा को खाने से निचोड़ने के लिए एक बहुत ही जरूरी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन। यहीं से रेस्पिरेशन यानी श्वसन की बात आती है। अलग अलग जानवरों में सांस लेने के तरीके भी उनके घर के हिसाब से पूरी तरह बदल जाते हैं। हम इंसान, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। फेफड़े कोई खाली गुब्बारे नहीं होते। हाँ, उनके अंदर लाखों छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। पता है, अगर इंसान के फेफड़ों के इन हिस्सों को चपटा कर दिया जाए तो वे एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगे। बाप रे, इतना बड़ा सरफेस एरिया। पर ये खून में तेजी से ऑक्सीजन मिलाने के लिए जरूरी है। लेकिन मछलियों का क्या? उनके पास तो फेफड़े काम नहीं कर सकते। वो गलफड़ों यानी गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। पानी में ऑक्सीजन हवा के मुकाबले कम होती है, इसलिए मछलियां लगातार पानी अपने मुंह में लेती हैं और गिल्स के ऊपर से गुजारती हैं, जहाँ से ऑक्सीजन छनकर खून में चली जाती है। और केंचुआ और मेंढक तो अपनी त्वचा के जरिए सांस लेते हैं। हाँ, और गैसों के इस आदान प्रदान के लिए उनकी त्वचा का हमेशा नम रहना जरूरी है। लेकिन श्वसन तंत्र में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सिस्टम कीड़ों का होता है। कॉकरोच के पास न तो फेफड़े होते हैं और न ही लाल खून। उनके पास एक ट्रेकियल सिस्टम होता है। कीड़ों के शरीर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। अच्छा, तो हवा सीधा अंदर जाती है? हाँ, इन छेदों से हवा की बारीक नलियों का एक जाल सीधे उनके शरीर के हर एक टिश्यू और सेल तक पहुंचता है। अगर इसे एक बिल्डिंग के उदाहरण से समझें तो हमारे फेफड़े एक बड़े सेंट्रल एसी की तरह हैं जो एक जगह से पूरी बिल्डिंग में हवा भेजता है। सही कहा। लेकिन कीड़ों का सिस्टम ऐसा है जैसे बिल्डिंग के हर एक कमरे में छोटे छोटे एसी वेंट लगे हों जो बाहर से सीधे ताजी हवा अंदर ला रहे हों। एकदम सटीक एनालॉजी है। और मकड़ियों में बुक लंग्स होते हैं जिनकी बनावट किसी किताब के पन्नों जैसी होती है ताकि कम जगह में ज्यादा हवा सोखी जा सके। वाओ! अब अगर हम इस पूरे पिक्चर को जोड़कर देखें तो एक तरफ पौधे हैं जो एक ही जगह जमे हैं और दूसरी तरफ जानवर हैं जो पूरी दुनिया में भाग रहे हैं। देखने में ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हाँ, और इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है गैसों का लेन देन। पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं जो जानवरों के सांस लेने के लिए जरूरी है। और बदले में जब जानवर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो पौधों के खाने का कच्चा माल है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। और सिर्फ सांस लेना ही नहीं, जानवरों के लिए भोजन का मूल स्रोत पौधे ही हैं। फूड चेन हमेशा पौधों से ही शुरू होती है। बिल्कुल। एक शेर भले ही घास न खाए, लेकिन वो जिस हिरण का शिकार करता है वो तो घास खाकर ही जिंदा था ना। तो घुमा फिराकर हर जानवर पौधों का ही मोहताज है। लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। पौधों को भी जानवरों की उतनी ही जरूरत है। वो कैसे? क्योंकि पौधे चल फिर नहीं सकते, इसलिए वे रिप्रोडक्शन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परागण या पॉलिनेशन। ओ हाँ, पौधों के फूलों को बीज बनाने के लिए अपने पराग कण दूसरे फूलों तक पहुंचाने होते हैं। पौधे मधुमक्खियों और पक्षियों को अपने मीठे रस का लालच देके बुलाते हैं। जब ये जीव रस पी रहे होते हैं तो परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं और इस तरह वे बिना जाने पौधों के कुरियर बॉय का काम कर देते हैं। बिल्कुल। और जब फूल से फल और बीज बन जाते हैं तब भी पौधों को जानवरों की मदद चाहिए होती है बीजों को दूर फैलाने के लिए, जिसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सोचने वाली बात है, अगर सेब के पेड़ के सारे सेब टूटकर ठीक उसी पेड़ के नीचे गिर जाएं तो क्या होगा? वो सारे नए बीज जब पौधे बनेंगे तो उन्हें एक ही जगह पर धूप और पानी के लिए आपस में लड़ना पड़ेगा और ज्यादातर मर जाएंगे। इसीलिए पौधे अपने बीजों को फलों के अंदर छिपा कर रखते हैं ताकि जानवरों ने खाएं, दूर जाएं और अपने मल के जरिए बीजों को एक नई जगह पर गिरा दें। और वो मल एक प्राकृतिक खाद का काम भी करता है। कुछ बीज कांटेदार भी होते हैं जो जानवरों के बालों में चिपक कर दूर तक सफर करते हैं। अगर इस पूरे इकोसिस्टम को ध्यान से देखा जाए तो ये ताश के पत्तों से बने एक महल जैसा है। हाँ, अगर इसमें से सिर्फ एक पत्ता, चाहे वो कोई पौधा हो या कीड़ा, हटा दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम डगमगाकर ढह सकता है। ये एक दूसरे पर निर्भरता ही इस धरती पर जीवन को टिकाए हुए है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में बहुत सी परतों को खोला। हमने जाना कि कैसे पोषण के अलग अलग तरीके मौजूद हैं, उस फंगी तक जो बाहर खाना पचाता है। हमने पौधों की इंजीनियरिंग को समझा कि क्रीपर्स अपनी ऊर्जा कैसे बचाते हैं और तने पानी को ऊपर कैसे खींचते हैं।
और जानवरों के उन चमत्कारी अडेप्टेशंस को डिकोड किया, चाहे वो ऊंट का कुबड़ हो या कीड़ों के शरीर में फैले एयर वेंट्स। और अंत में हमने समझा कि ये पूरा जीव जगत एक अदृश्य डोर से आपस में कैसे बंधा हुआ है। जीव विज्ञान हमें यही तो सिखाता है कि हर छोटी से छोटी चीज के अस्तित्व का एक कारण है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम आपके सोचने के लिए एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने आज गहराई से समझा कि जानवर ऑक्सीजन और भोजन के लिए पूरी तरह पौधों पर निर्भर हैं और पौधे सूरज की रोशनी पर। लेकिन जरा सोचिए, महासागर की उन गहराइयों में जहां एकदम अंधेरा होता है, जहां सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, जहाँ कोई हरा पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता। क्या वहां समुद्र के तल पर उन गर्म पानी के झरनों के पास कोई ऐसे विचित्र जीव हो सकते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ना तो सूरज की रोशनी चाहिए और न ही पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन? क्या जीवन बिना इस परफेक्ट बैलेंस के